कंचन और सुरेश बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखते थे। सुरेश के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सुरेश को उसकी मौसी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। क्योंकि सुरेश की मौसी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया। उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाई और सुरेश देखने में भी स्मार्ट दिखता था। वहीं कंचन की माँ हमेशा बीमार रहती थी और उसके 10 भाई बहन जन्म लेते ही मर जाते थे। उनमें से केवल कंचन ही जीवित रही। कंचन की माँ के इलाज में सारे पैसे खर्च हो जाने के कारण कंचन स्कूल ही नहीं जा पाई। लेकिन कंचन देखने में बहुत सुंदर थी। कंचन की माँ की किसी गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अब घर के सारे कामों की जिम्मेदारी कंचन के ऊपर आ गई। कंचन के पापा और सुरेश के मौसा बचपन के दोस्त थे। कंचन के पापा की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सुरेश के मौसा उनकी हर संभव मदद किया करते थे, जिससे सुरेश का आना जाना भी कंचन के घर होता रहता था। सुरेश कंचन की बातों से बहुत प्रभावित था। कंचन की हर एक्टिविटी सुरेश को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन सुरेश कंचन के घर पर जैसे ही पहुंचा, कंचन के पापा को हार्ट अटैक आया और सुरेश ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं बच पाए और मरते समय सुरेश से एक ही बात कहा कि वह उसकी बेटी का हाथ थामकर जिंदगी भर उसका साथ निभाए। सुरेश ने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। तब कंचन के पापा अपने अंतिम समय में मुस्कुराए और कहा, अब मैं चैन से मर सकता हूँ, और उन्होंने दम तोड़ दिया। पापा की मृत्यु के बाद तो मानो कंचन ने जीना ही छोड़ दिया था। न उसे खाने का होश रहा, न स्वयं को संभालने का होश रहा। वह अपने पापा के लिए हमेशा रोती रहती, लेकिन सुरेश ने उसे हमेशा सहारा दिया, उसका ध्यान रखा। अब कंचन का तो सुरेश के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए सुरेश ने अपने मौसा को वह बात बताई जब कंचन के पापा ने अपने अंतिम समय में सुरेश से कहा था। सुरेश की बात सुनकर सुरेश के मौसा बोले, बेटा, मेरी तो इच्छा बहुत पहले से ही थी कि कंचन ही हमारे घर की बहू बने, लेकिन मैं तुमसे बात करने से डरता था, क्योंकि तुम इतने पढ़े लिखे हो और कंचन अनपढ़ है। इसलिए मैं डरता था कि तुम कहीं मेरी बात सुनकर नाराज न हो जाओ। सुरेश बोला, सच बताऊं तो मौसा जी, मैं भी बचपन से ही कंचन से ही प्यार करता था, लेकिन आपसे और कंचन से यह बात कहने से डरता था कि कहीं आप लोग नाराज ना हो जाएं। सुरेश के मौसा बोले, बेटा, ऐसी बात है तो हम कंचन से भी बात कर लेते हैं। जब उन्होंने कंचन से बात की तो वह सिर झुकाकर मुस्कुरा दी। कंचन को देखकर सुरेश की मौसी बोली, आप भी न जी, मेरी बच्ची को बहुत तंग करते हैं। क्या अब वो ये बोलेगी कि मैं सुरेश से शादी करूंगी? उसका मुस्कुराना ही हाँ है, समझे? मौसी की बात सुनकर कंचन वहां से मुस्कुराकर चली गई। पत्नी की बात सुनकर सुरेश का मौसा ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब सुरेश और कंचन की शादी हो गई। सुरेश कंचन को देखकर हमेशा खुश रहता था। उसे कंचन के अनपढ़ होने का कोई गम नहीं रहा, क्योंकि वह सारे काम इतने सलीके से करती थी कि पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे। वह कंचन के लिए हमेशा गर्व महसूस करता था। कुछ दिनों बाद कंचन और सुरेश को एक बेटा हुआ। कंचन ने उसकी परवरिश ऐसे की कि कोई पढ़ी लिखी विद्वान माँ जिस प्रकार से कर सकती है, उससे भी कहीं अच्छा किया। सुरेश का बेटा अर्जुन बहुत ही होनहार निकला। वह पढ़ाई में इतना होशियार था कि अपने साथ के सभी लड़कों में से सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे पहले उसी का सिलेक्शन हुआ। अब अर्जुन शहर में जाकर रहने लगा। उसके व्यवहार से उसके ऑफिस के सभी लोग प्रभावित थे। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम लीली था, अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। अर्जुन को भी वह बहुत अच्छी लगती थी। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। कुछ सालों तक तो दोनों दोस्त की तरह रहे, लेकिन एक दिन लिली ने अर्जुन को शादी के लिए फोर्स किया,
तो अर्जुन ने यह बात अपने मम्मी पापा को बताया और लिली का फोटो दिखाया। लिली देखने में एकदम गुड़िया की तरह दिखती थी, बहुत ही सुंदर और स्मार्ट थी। अर्जुन के मम्मी पापा ने कहा, तुझे जो अच्छा लगता है वैसा ही कर। अब अर्जुन ने लिली के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया और शहर में ही रहने लगा। साल भर में एक दो बार अपने मम्मी पापा से मिलने आ जाया करता था। सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अर्जुन का प्रमोशन हुआ, उसे कई अवार्ड मिले और सर्टिफिकेट भी मिले। अर्जुन ने यह बात अपने पापा को बताई और यह भी बताया कि अब उसे कंपनी की तरफ से एक हाई सोसाइटी एरिया में फ्लैट भी मुफ्त में मिल रहा है। अर्जुन के पापा ने यह खुशखबरी अपनी पत्नी कंचन को बताई तो वह खुशी से नाचने लगी। कुछ दिनों के बाद कंचन के पति सुरेश को हार्ट अटैक आया तो अर्जुन अपने पापा को इलाज कराने के लिए शहर लेकर चला गया। अब अस्पताल में सुरेश की सेवा करने के लिए किसी न किसी को रुकना पड़ता था, इसलिए अर्जुन ने अपनी मम्मी कंचन को भी शहर में ही बुला लिया। अब कंचन सुरेश की सेवा मन लगाकर करने लगी और एक दिन सुरेश स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। अर्जुन अपने मम्मी पापा को अपने फ्लैट में ही ले गया। कुछ दिन तक दोनों बेटा बहू तो उनके साथ अच्छे से बातें की, अच्छा व्यवहार किया, लेकिन हाई सोसाइटी होने के कारण कंचन वहाँ के लोगों के साथ इंग्लिश में बातें नहीं कर पाती थी। इसलिए आस पड़ोस के लोगों ने लिली और उनके बच्चों को ताने देने शुरू कर दिया कि तुम लोग कैसे गंवारों को अपने घर में रखते हो, उनके साथ कैसे रह लेते हो, और जब नहीं तब उनकी हंसी उड़ाते रहते। लिली और उनके दोनों बच्चे घर में आकर अर्जुन से कहते कि अब हम तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ नहीं रख सकते, उनके कारण हम कितनी बेइज्जती सहेंगे, कुछ तो हमारे इज्जत का ख्याल कीजिए। अब तो रोज रोज उनकी बातें सुनकर सुरेश भी तंग आ गया था। वह भी अब नहीं चाहता था कि उसकी मम्मी उनके साथ रहे। एक दिन सुरेश ऑफिस के किसी काम से बहुत परेशान था और सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाला उनके घर पर पेपर डालकर चला गया। न्यूज़पेपर इंग्लिश में आता था। कंचन बाहर निकली तो देखी कि न्यूज़पेपर बरामदे में गिरा हुआ है, तो उसे उठाकर वह उसमें छपे चित्रों को देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसी समय अर्जुन का दोस्त आया। उसने देखा अर्जुन की माँ पेपर में कुछ देखकर मुस्कुरा रही हैं, तो उसने पूछ ही लिया, आंटी जी, आज के पेपर में ऐसी कौन सी न्यूज़ छपी है जिसे पढ़कर आप मुस्कुरा रही हैं? उसी समय उनका पड़ोस का बच्चा साइकिल चलाते हुए वहाँ से गुजर रहा था। उसने उनकी बातें सुनी तो वह उनकी हंसी उड़ाते हुए बोला, अंकल, ये दादी पहले ढंग से बोलना तो सीख लें, फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगी। उस लड़के की बात अर्जुन ने भी सुनी तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। अपने दोस्त के सामने तो उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके जाते ही अपने पापा के कमरे में जाकर देखा तो उसकी मम्मी उसके पापा को जूस पिला रही थी और दोनों कुछ बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराता देख अर्जुन का गुस्सा और भी भड़क गया। उसने कहा, बस माँ, बहुत हुआ। अब मैं अपनी परिवार की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। उसने आगे कहना जारी रखा, माँ, तुम थोड़ा तो पढ़ लिख लेती तो आज हमें इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता। पास पड़ोस के बच्चों की नज़रों से भी तुम गिर गई हो, अनपढ़ कहीं की। पापा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतने दिन इस अनपढ़ के साथ कैसे बिता लिए। पापा ने उस समय तो बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ का उन दोनों की बातें सुनकर रो रो कर बुरा हाल था। कंचन और सुरेश दोनों ही उस दिन खाना नहीं खाए। शाम को जब अर्जुन ऑफिस से घर आया तो घर की नौकरानी ने बताया कि माँ और पिताजी ने आज खाना नहीं खाया। तो अर्जुन का क्रोध फिर से भड़क गया और कहा, पापा, आप भी इस अनपढ़ गंवार के साथ खाना पीना छोड़ दिया। आप तो पढ़े लिखे हैं पापा, ऐसी अनपढ़ गंवार के लिए आपने भी इतना बुरा मान लिया। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अर्जुन की बातें सुनकर सुरेश ने अपने बेटे को अपने पास बैठने को कहा तो अर्जुन बोला, नहीं, मैं यहाँ और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। मुझे इस अनपढ़ के साथ घुटन सी महसूस होती है। आपको जो कुछ भी कहना है छत पर चलकर कहिए।
सुरेश हाँ कहकर अपने बेटे के साथ छत पर चले गए और बोले, ठीक है बेटा, एक आखिरी बार मेरी बात सुन ले, फिर कभी अपनी माँ का और मेरा चेहरा मत देखना। अर्जुन बोला, ठीक है, बोलिए। सुरेश बोले, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह अनपढ़ है। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, चलो इस बार अबार्सन करवाकर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं घूमना फिरना मुझे और न ही समझना है, ये सब कुछ बाद में भी तो हो सकता है। फिर तेरा जन्म हुआ, वह अनपढ़ थी ना। जब तू उसके गर्भ में था तब उसे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तुझे स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 9 महीने तक दूध पिया करती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तुम रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर तुम्हें बिस्तर पर सुलाती थी, उसके बाद ही सोती थी और रात में बार बार जागकर तुम्हें ओढ़नी से ढकती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम अधिकतर समय बीमार रहते थे, तब वह रात भर जागकर भी सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी और खुद एक ही साड़ी में कई साल निकाल देती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। बेटा, जो लोग तुम्हारी दृष्टि में पढ़े लिखे लोग हैं ना, वे सब पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि वह अनपढ़ है ना। वह खाना बनाकर हमें परोसकर कभी कभी स्वयं खाना भूल जाती थी, इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। पिता की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। छत के ऊपर से नीचे आने की हिम्मत अर्जुन में नहीं थी। वह धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। वहां जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी माँ अपने सारे कपड़े एक बैग में भर रही थी और अपने बेटे की फोटो को देखकर रोए जा रही थी और उसके फोटो को बार बार चूम रही थी। वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया और अपनी कांपती हुई हाथों से अपनी माँ के गले से लिपटकर करुण क्रंदन कर छोटे से बच्चे की तरह रोने लगा। माँ, मुझे तो कागज पर डिग्रियां मिली हैं और मैंने कागज के नोट कमाए हैं, लेकिन माँ, आपने तो मुझे 100% अनमोल रत्न बना दिया है, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। आप मेरी पहली शिक्षिका हो, मैं यह कैसे भूल सकता हूँ माँ। आपके द्वारा अनमोल रत्न बनाए जाने के बावजूद भी मैं अशिक्षित की तरह ही हूँ, लेकिन आपके पास तो पीएचडी के ऊपर की डिग्री है माँ। आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन एक साथ कर पा रहा हूँ। माँ, प्लीज़ माँ, मुझे अपना नालायक बेटा समझकर माफ़ कर दीजिए माँ। आपने अपना बैग पैक क्यों किया है माँ? माँ, जिस समय मैं आपको इतनी खरी खोटी सुना रहा था, अनपढ़ गंवार कह रहा था, उसी समय आपने मुझे मेरा कान पकड़कर खींचकर थप्पड़ क्यों नहीं मारा माँ? ये तो आपका अधिकार है माँ, और आप अपना अधिकार कैसे भूल सकती हैं? हाँ, मेरी माँ अनपढ़ है, मगर दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी मेरी इस अनपढ़ माँ के आगे केवल एकमात्र रद्दी का कागज के समान है, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक सफल इंसान इस माँ की ही देन है। बेटे की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर माँ का गुस्सा तो कब का शांत हो चुका था और अब गुस्सा की जगह ममता ने अपना पैर पसार लिया था। वह भी अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर उस पर अपनी ममता की बारिश से उसके सारे पापों को धो डाले। माँ बेटा का मिलन देखकर बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी
अपनी सास से गले लगकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी और कहा, माँ, अब मैं भी देखती हूँ कि आप इस घर से बाहर कैसे जा सकती हैं। हम आपके नादान बच्चे हैं माँ, क्या आप हमें माफ़ नहीं करेंगी? हमने तो सुना है माँ तो माँ होती है, पूत भले ही कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बहू बेटे की बातें सुनकर कंचन बोली, कौन कह रहा है कि हम लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं? यह मेरा भी तो घर है, भला कोई अपने ही घर को छोड़कर कहीं जाता है? ना बाबा ना, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। और अपने पति से कहा, सुनिए जी, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जाना है तो कहीं भी जाइए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कंचन की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी ने मिलकर रात में एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन कंचन तो आत्म स्वाभिमानी थी। उसने सोचा, ये बच्चे तो हमारे हैं, इनकी नज़रों में हमारी बहुत इज्जत है और इन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। लेकिन अर्जुन के दोस्त और पड़ोसी लोग तो इस बात को नहीं समझते, इसलिए हम लोग जब तक रहेंगे अर्जुन या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को हमारे कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उन्हें बिना बताए ही घर से चुपचाप चले जाएं। इसी में हम सबकी भलाई है। और उसने यह बात अपने पति सुरेश को भी बताई। कंचन की बातें सुनकर सुरेश को भी समझ में आया कि कंचन सही बोल रही है और वे दोनों रात के अंधेरे में ही अपने बेटे का घर छोड़कर गंगा के तट पर सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अर्जुन ने अपने माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अब अर्जुन को आत्मग्लानि हो रही थी कि काश वह समय रहते अपने मम्मी पापा की अहमियत को समझ लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता और वह उसका जिम्मेदार स्वयं को मानता। वह हमेशा भगवान से माफ़ी मांगता कि उसके बूढ़े माँ बाप उसी के कारण बेघर हो गए। वह उनकी तकलीफ़ों के बारे में सोचकर सिहर सा जाता और हर संभव उन्हें ढूंढने का प्रयास करता। एक दिन इत्तेफाक से वह वहीं पहुंच गया जहां उसके माता पिता सन्यासी के रूप में रहते थे। वहां उसने वहां के लोगों के मुंह से सुना कि सुरेश और कंचन दोनों ही बड़े पुण्यात्मा थे। वे दोनों तो भगवान के ही अवतार थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन दोनों के रहते यहाँ ऐसी शांति स्थापित हो गई थी जो इससे पहले कभी नहीं थी। सुरेश को ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसने अपने माँ बाप को कंधा तक नहीं दे सका और वह हमेशा पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। तो दोस्तों, याद रहे, कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। हर संभव यह प्रयास रहे कि हमारे कारण उन्हें किसी भी प्रकार का दुख न हो। उन्हें इतना खुश रखें कि उनके दिल से हमारे लिए आशीर्वाद निकले। वही आशीर्वाद सच्चा आशीर्वाद होता है।